हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के बारे में, साथ में मेंडलीव की आवर्त सारणी के उपयोग के बारे में। इसके पहले हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला लेक्चर कराया था, जिसमें आपको व्यवस्थित रूप से समझाया था बच्चों कि किस प्रकार से तत्वों को उन्होंने व्यवस्थित किया। तत्वों के परमाणु भार के आधार पर बच्चों मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी 1869 में। कभी कभी सन पूछ लेता है, वैसे सन तो कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई 1869 में लोथर मेयर ने भी व्यवस्था किया था, लेकिन उनका जो है पूरा तरीके से सफल नहीं हुआ, है ना। तो फिर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी। उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे जब आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ोगे बच्चों, तो वहां पर आप देखोगे तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, और यहां पे परमाणु भार के आवर्ती फलन। तो जो हमारा मेंडलीव का आवर्त सारणी है तत्वों के परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित है बच्चों। उन्होंने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी सारणी में आवर्त और वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया। उन्होंने बताया भाई कि हम 7 आवर्त और 8 वर्ग लिया, बाद में शून्य समूह जोड़ा गया, तो टोटल 9 वर्ग माना जाता है। टोटल की बात की जाए वैसे तो आपको 8 ही वर्ग दिखाई देंगे। जो पहला है वर्ग है और 7वां वर्ग, यानी पहले से 7वें वर्ग तक 2 उपवर्ग हैं। हम आगे चल करके आपको पूरा सारणी दिखाएंगे, चिंता ना करें। और वर्गों में बच्चों जैसे हर एक वर्ग है उसमें 2-2 एलिमेंट्स रखा। साथ में यदि 8वें वर्ग की बात करने उसमें 3-3 तत्वों को रखा। और आवर्त की बात करते तो 7 आवर्त उन्होंने बताया था। तो थोड़ा सा एक बार हम यहाँ पे आवर्त सारणी आपको दिखा दे, ताकि रिवीजन भी हो सके ना, तभी तो चीजें क्लियर हो पाएगी, दोष के बारे में हम बात कर पाएंगे। तो ये रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी बच्चों। यहां पर देखिए जो आपका आवर्त है, क्षैतिज खाने हैं, इसे हम आवर्त कहते हैं। ये आपका क्षैतिज खाना बच्चों 1 2 3 है ना, 4 5 6 7, ये आवर्त है। पहले आवर्त में 2 तत्वों को रखा, जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरा तीसरा इसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथा 5वां इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6वें को अति दीर्घ आवर्त, और 7वां जो आवर्त है बच्चों इसे हम अपूर्ण दीर्घ आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तत्वों की पहले खोज नहीं की गई थी, तो रिक्त स्थान छोड़ा गया था। अब यदि हम वर्ग की बात करें बच्चों, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग हैं। देखिए 1 से 8 तक वर्ग हैं, बाद में शून्य समूह जोड़ा गया, तो इस तरीके से टोटल 9 वर्ग हो गए। 1 से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्ग ए और बी, ए और बी, ए और बी, मतलब इस तरीके से। साथ में बच्चों यहां पर संक्रमण तिक यानी 8वें वर्ग में 3 समूह हैं, जिसमें 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया। तो ये कुछ आपका आधुनिक आवर्त सारणी का पहला लेक्चर जो मैंने कराया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करा दिया, क्योंकि रिवीजन जरूरी है ना। कि भाई साहब आप लोगों को यही डाउट हो जाएगा कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे मैंने आपको आवर्त के बारे में समझाया था, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, आवर्त में देखिए मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया बच्चों कि पहले आवर्त में 2 तत्व रखा, जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे तीसरे में 8-8 तत्व हैं, जिन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे 5वें 18-18 तत्व, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। फिर 6वें में 32 तत्व है, इसे अति दीर्घ बोलेंगे बच्चों, सॉरी आपका ये अति दीर्घ हो जाएगा। और 7वें में आपका अपूर्ण दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें कुछ रिक्त स्थान थे। तो ये कुछ आवर्त के बारे में है। और वर्ग में उन्होंने क्या किया था, जो हमने व्यवस्थित किया बच्चों कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में 8 वर्ग रखा, है ना, जिसमें 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्ग में बांटा और 8वें वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा। और शून्य समूह को अलग से जोड़ा गया, जिसमें निष्क्रिय तत्वों को रखा गया। इस तरीके से शून्य सहित टोटल आपके 9 वर्ग हो गए मेंडलीव की आवर्त सारणी से। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये चीज तो खोज कर दिया, वास्तविक रूप से बहुत कुछ हद तक सही था। क्योंकि देखिए क्या होता बच्चों, जब कोई भी चीज होता है कि यदि एक रास्ता हमारा क्लियर है तो उसके आगे का रास्ता हमें वैसे भी मिल जाता है। ऐसे ही जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्वों को व्यवस्थित किया, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुई तो उनसे बहुत कुछ सीख मिला, जिसमें से उन्होंने कमी कुछ कर दी बच्चों, जिन कमियों को दूर करने के लिए फिर आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। पहला जो कमी था, हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, क्योंकि यह पहले वर्ग के कुछ तत्व समानता रखता है और कुछ गुणों में 7वें वर्ग के तत्व समानता रखता है। इसलिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन को दोनों जगह व्यवस्थित किया, मतलब पहले वर्ग में भी रखा और 7वें वर्ग में भी रखा। इसलिए माना जाता है कि ये उनकी कमी थी, मतलब फिक्स जगह नहीं था।
मंडलीप के आधार पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हाइड्रोजन पहले ही वर्ग में होगा, तो 7वें वर्ग में भी रख दिया था और पहले वर्ग में, क्योंकि गुणों की समानता थी, इस कारण से उनकी कमियां थी। तत्वों की विसंगतियां में जैसे आप जानते हो कि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को रखा, लेकिन उन्होंने कुछ बीच बीच में ऐसी गलती की कि अधिक परमाणु भार वाले को कम परमाणु भार वाले से पहले रख दिया। जैसे आर्गन का है 39.9 और बच्चों पोटेशियम का है 39.1, तो पहले क्या होना चाहिए? पोटेशियम होना चाहिए, इसके बाद आर्गन होना चाहिए, लेकिन आर्गन को पोटेशियम के पहले रख दिया, तो ये उनकी विसंगतियां थी। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखोगे चार्ट में, देखिए यहां पर ये क्रम जा रहा बच्चों, पहले आर्गन आएगा, आर्गन के बाद पोटेशियम, क्योंकि ये जाएगा क्रम, इसके बाद यहां से पोटेशियम से शुरू होगा, तो 39.9 है, नहीं दिख रहा आपको? ये देखो आर्गन का 39.9 है बच्चों, और फिर ये 39.09, तो अधिक वाले जो यहां पे परमाणु भार इसका अधिक है तो पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रखा। ये उनकी विसंगतियां थी भाई कि अधिक वाले को बाद में होना चाहिए ना, तो पहले कैसे आ गया? तो बहुत सारी जगह तो मान लीजिए सफिशियंट है कि हाँ भाई परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो सही है, लेकिन भाई कुछ कमियां ही, ऐसे ही तो कुछ ही तो कमी था, पूरा पूरा कमी तो नहीं था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर हमारा आधुनिक आवर्त सारणी आया। ऐसे ही जब आप कोबाल्ट की बात करते हैं तो इसका 58.9 है बच्चों, और निकिल का है 58.71, तो पहले निकिल होना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिया। ठीक है, आज भी आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक कोबाल्ट पहले ही है, लेकिन वो परमाणु क्रमांक के आधार पर, लेकिन द्रव्यमान के आधार पर भाई तो इस तरीके से होना चाहिए ना, कम वाले को पहले होना चाहिए, अधिक वाले को बाद में। लेकिन मंडलीप की आवर्त सारणी में ये क्या थी? कमियां थी भाई, परमाणु भार के आधार पर कमी थी। आज वैसे हम यदि बात करें कि आपका जो कोबाल्ट है और निकिल है, तो पहले कोबाल्ट है, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, तो कोबाल्ट के बाद ही निकिल आता है। लेकिन जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर दिया था, तो भार के आधार पर ये गलत है, क्योंकि कम भार वाले को पहले रखना चाहिए। तो ये तत्वों की उनकी विसंगतियां थी बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं असमान तत्वों को एक साथ रखना। जैसे भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया था, जैसे यहां पर देखिए कि सिक्का धातु है और इसे क्षार धातु के साथ रख दिया, सिक्का धातु को क्षार धातुओं के साथ रख दिया, मतलब ये असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, क्योंकि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करना था, तो उन्होंने गुणों को ध्यान ही नहीं दिया, परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित कर दिया और कुछ समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे यहां पर देखिए समान गुण वाले तत्वों को सारणी में अलग अलग वर्गों में रखा, देखिए असमान वाले को साथ में और समान वाले को अलग अलग कर दिया। तांबा प्रथम वर्ग में है और पारा द्वितीय में है, जबकि इनके गुणों में समानता है। तो यहां पर ये कमियां थी कि जैसे आपके असमान गुण वाले तत्व हैं उनको साथ में रख दिया और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। अब आप लोगों को लगता होगा सर हम लिखेंगे कैसे, आप ऐसे बताते चल रहे हो, इसीलिए तो कहता हूं बच्चों कि नोट्स ले लो प्रॉपर रूप से, मात्र 100 रुपए तो लगते हैं यार। ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, ऑल चैप्टर के पूरे हैंड रिटन नोट्स, तो जिसको लेना है तो कांटेक्ट नंबर आप लिख लो 9685293949 9685299149, ये नंबर है बच्चों, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब समस्थानिकों का स्थान होना चाहिए। देखो भाई समस्थानिक का क्या होता है कि परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, तो इनका अलग अलग स्थान होना चाहिए ना भाई। जब परमाणु भार के आधार पर आप व्यवस्थित कर रहे हो और एक ही परमाणु के दो भार हैं, तो फिर उनको अलग अलग रखना चाहिए कि भाई हाँ एक ये समस्थानिक में से इसका एक यहाँ स्थान होगा, इसका स्थान यहाँ होगा। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही वर्ग में माना गया, जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग है। कहने का तात्पर्य हुआ, अपवाद क्यों हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी में भी समस्थानिक का स्थान नहीं है, क्योंकि क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। भाई जब परमाणु भार के आधार आप व्यवस्थित कर रहे हो तो समस्थानिक में परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान है, तो उनको स्थान होना चाहिए कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्लोरीन को एक ही जगह दिया गया, जबकि क्लोरीन का मान लीजिए द्रव्यमान आपका 37 और 35 है, तो अलग अलग होना चाहिए, दो जगह क्लोरीन होना चाहिए, द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन ये उनकी कमियां थी। 8वें वर्ग के तत्वों का स्थान, 8वें वर्ग के तत्वों का सारणी में कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि इनमें किसी भी तत्व में ऑक्सीजन की प्रति संयोजकता 8 नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां पर 3 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, मतलब 8वां जो वर्ग है उसको समुचित ढंग से व्यवस्थित नहीं किया, उसमें 3 तत्वों को एक साथ रख दिया और ना ही उनमें समानता पाई गई। ऐसे ही बच्चों दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में लेंथेनम के बाद दुर्लभ मृदा तत्वों के गुणों में बहुत समानता होने के कारण एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार 7वें आवर्त में एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक स्थान पर रखा गया। कहने का मतलब यह है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित नहीं कर पाए।
जैसे लेंथेनम के बाद के 14 तत्व अब आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, उनको अलग रखा गया, लेकिन वास्तविक रूप से जो परमाणु भार के आधार पर होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं थी। ऐसे बच्चों जब उन्होंने किया था तो निष्क्रिय गैस का कोई जगह ही नहीं बताया था। हाँ, खाली जगह था, शून्य समूह था भाई, जिसे बाद में बोला गया कि भैया सारणी में अंत में स्थान दे दिया गया, लेकिन मेंडलीफ ने निष्क्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं छोड़ा था। उन्होंने बताया ये जरूर था कि भाई कोई और यहां पर तत्व आ सकते हैं, लेकिन निष्क्रिय गैसों के लिए ये फिक्स नहीं बताया था कि कहां पे रखा जाए, इसलिए बाद में शून्य समूह जोड़ करके उसका नाम दे दिया गया। ऐसे बात करते हैं विकर्ण संबंधों की व्यवस्था न करना। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में विकर्ण का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका यहां पे देखिएगा, इसको आप देखिए, विकर्ण का मतलब ये होता है जैसे बेरिलियम है, मान लीजिए ये इधर होता तो एल्यूमिनियम समानता दर्शा दे, बोरान है सिलिकॉन से दर्शा दे, सिर्फ समझने की बात कर रहा हूं, ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम से दर्शा दे, तो ये इसके मतलब जो पहले आवर्त का एलिमेंट्स है वो दूसरे आवर्त के अगले तत्व से समानता रखे तो ये विकर्ण संबंध होता है। टेढ़ा टेढ़ा संबंध रख जाए तो ये विकर्ण संबंध है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध की व्याख्या है, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में बच्चों विकर्ण संबंध की किसी प्रकार से कोई व्याख्या नहीं थी। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ संबंध है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ, इनमें गुणों में समानता पाई जाती है। गुणों की समानता के आधार पर इनको संबंध बोला जाता है बच्चों, और कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं ना, केवल गुणों की समानता के आधार पर बोला जाता है। तो इनमें कुछ गुणों में समानता इसलिए बोला गया विकर्ण संबंध पाया जाता है, लेकिन इस चीज की व्याख्या मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो ये उनकी प्रमुख कुछ कमियां हो गई। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता में सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए रिक्त स्थान बहुत ज्यादा था। अब जब रिक्त स्थान ज्यादा था तो नए तत्वों की खोज में बहुत ज्यादा मददगार मिला संदिग्ध तत्वों को, कि भाई यहां पे कुछ नए तत्वों की खोज हो सकती है, तो नए तत्वों की खोज आसानी से निकाला। परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था तो किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना इनके आधार पर आसान हो गया। अनुसंधान में इनका जो है बिल्कुल सहायक हुआ, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो अनुसंधान में इनका प्रमुख योगदान था। ठीक है, तो पहला आपको यहां पर देखना है कि तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में सुविधा। देखिए जब मेंडलीव की आवर्त सारणी चल रही थी तब तत्वों में केवल 7 आवर्त थे और 9 वर्ग में वर्गीकृत हो जाने से तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। अब प्रत्येक तत्वों के गुणों को अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी तत्व को सारणी में स्थान तथा उसके आसपास के तत्व गुणों का ज्ञान है तो उस तत्व के समान गुणों को सरलता से अनुमानित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो यदि क्लास 9th का अलग से लाइन लगा दिया जाए, 10th का अलग से लगा दिया जाए, 12th का अलग से लगा दिया जाए, तो फिर हम किसी चीज को पढ़ाने में आसान समझेंगे, क्योंकि वो एक ही समूह है। ऐसे ही मान लीजिए एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया, यदि एक एलिमेंट्स का वहां पे प्रॉपर्टी पता है तो उसके आजू बाजू जो बैठे होंगे वो उसका मालूम हो जाएगा। जैसे 9th क्लास के एक बच्चे को उठाएंगे और बोलेंगे भाई कि इसके आजू बाजू कौन है, तो सामने वाला आसानी से बता देगा कि 9th क्लास का बच्चा ही होगा, सिंपल है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं भी किसी भी वर्ग में या किसी भी आवर्त में एक तत्व का मान लीजिए गुण पता है, तो आजू बाजू के जो तत्व होंगे तो उनके गुणों को अध्ययन करने में सहायता मिली। किसके? मेंडलीव के आवर्त सारणी की मदद से, कि भाई तत्वों को वर्गों और आवर्त में बांट दिया, गुणों के आधार पर बांटा। जब एक तत्व का एलिमेंट्स जो है गुण पता है, मतलब किसी भी एलिमेंट्स के गुण के बारे में आप जानते हो, तो आजू बाजू में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके गुण के बारे में आसानी से आप बता सकते हो। यह चीज था बच्चों की तत्वों के गुणों के अध्ययन में। नए तत्वों के खोज में मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था बच्चों। ठीक है, कुछ रिक्त स्थान छोड़ा तो जो मतलब नया आदमी खोजने वाला होगा कि बोला भैया कि इसी के गुणों की समानता वाला कोई एक नया तत्व होगा, तो भाई मेंडलीव ने यह भी तो बता दी थी कि यहां पे कुछ रिक्त स्थान इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि और भी नए तत्वों की खोज होनी बाकी है। भविष्यवाणी भी की थी, जिससे बाद में तत्वों को खोज करना आसान हो गया। तो देखिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे, किंतु इन स्थानों पर होने वाले तत्वों के विषय में इनके गुण सहित पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। भाई ग्रुप है, ग्रुप में कोई बच्चा अनुपस्थित है, कोई बात नहीं है। जैसे 9th क्लास का बैच चल रहा है, लास्ट में यदि कोई बच्चा सीट खाली है वहां पर आके बैठेगा तो डेफिनेट है कि भाई साहब वो 9th क्लास का ही बच्चा रहेगा। तो इस बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी खोज बाद में हुई। आज भी आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन अब बच्चों इसका रिक्त स्थान भर गया है। 7वें आवर्त में अब पूरे के पूरे तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इस लाइन को आप मत लिखना, यहां से आप मत कट करना, ठीक है। जैसे यहां तक आप लिख सकते हो, ठीक।
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जो हम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते थे बच्चों, तो हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर तुल्यांकी संयोजकता गुणे तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे संयोजकता के आधार पर हम इसका मान निकाल सकते थे। यदि किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात हो तो उसकी संयोजकता जो कि सारणी में देखकर ज्ञात की जा सकती है से गुणा करके हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते थे। तुल्यांकी संयोजकता उस परमाणु को पता हो गया, सारणी से हम संयोजकता देख लेते थे, है ना, तो वहां से आपका पूरा परमाणु द्रव्यमान निकल जाता था। इसके बाद संदिग्ध परमाणु द्रव्यमानों की शोधन में आवर्त सारणी मेंडलीव ने जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया तो उन्हें कुछ ऐसे तत्व मिले जिन्हें यदि उस समय के माने हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी के स्थान दिया जाता तो आवर्त सारणी की समरूपता भंग हो जाती है। अब देखो इसका मूल रूप से अब आपको समझ में नहीं आएगा। ये कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे मान लीजिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हम तत्वों की खोज कर रहे हैं, तो यदि हमें पीछे का मालूम है तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में खोज कर रहे हैं, तो यहां से एक सहायता मिली कि आने वाला जो परमाणु होगा, जो संदिग्ध परमाणु होगा, उसका द्रव्यमान इससे अधिक ही होगा। यह चीज यहां पे पुष्टि होती है। संदिग्ध परमाणु द्रव्यमान के शोधन में यदि हम शोध कर रहे हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो यह चीज पुष्टि होता है कि आने वाला जो परमाणु होगा उसका द्रव्यमान इससे अधिक ही होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अनुसंधान में सहायक मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। इसके अवलोकन मात्र से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ कैसा व्यवहार होगा। यह ज्ञान अनेक अनुसंधानों के लिए सहायक सिद्ध होगा। मतलब खोज करने में, किसी भी रासायनिक पदार्थों की खोज करने में, है ना, या कि केमिकल चीजें, बहुत सारी चीजें हैं भाई, उसकी खोज करने में इनका जो है अनुदान बहुत ज्यादा रहा। देखो भाई मैं आपको बता दूं, पहले डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत था। मान लो कुछ नहीं है तो उनका ही सिद्धांत सही था। फिर न्यूलैंड का स्टक नियम आया, लोथर मेयर आए। इसके बाद इन सब का फेल करके मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। फिर बाद में बच्चों बहुत साल बाद 1913 में फिर लगभग आप दिमाग लगा लो 40-42 वर्ष बाद फिर आधुनिक आवर्त सारणी आई और वो अभी तक चल रहा है। अब कोई और ऐसा साइंटिस्ट आ जाए जो उसको भी फेल कर दे, उसको भी फेल करके कुछ नया चीज दे दे, तो उस सारणी को हम पढ़ने लग जाएंगे। तो ये खोज लगातार चलता रहता है, अनुसंधान लगातार होती रहती है। ऐसे ही मान लीजिए अनुसंधान में केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी सहायक है। बिना एलिमेंट्स के तो अब कोई खोज ही संभव नहीं बच्चों, सारा चीज इसी से होता है। तो ये हमारा पार्ट 2 था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी दे दिया, दूसरा पार्ट भी दे दिया। बस आप लोगों की मेहरबानी, आप कितना मेहनत करते हैं। नोट्स नहीं लिए हैं तो कांटेक्ट नंबर फिर से मैं बोल रहा हूँ 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपीज, और ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।